Hello everyone, welcome back to my channel Study Law with Neha Mawa. I am back with the another video, a new topic of CPC. Today we are going to start order number 33 that talks about suits by the indigent person. So I'm going to make you understand each and everything. So before starting this whole video, let me tell you the meaning of the indigent person. इंडिजेंट पर्सन्स वो पर्सन होते हैं जिनके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं टू स्टार्ट देयर proceedings in the court, to bring their grievances in the court because because they are not having that amount or that fee to pay the court fees. Now see, यहाँ लिखा भी हुआ है उन्होंने कि इंडिजेंट पर्सन वो लोग होते हैं जिनके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो कोर्ट में जो है अपने ग्रीवियंसेस को ला सके, डिस्प्यूट को ला सके और कोर्ट फी पे कर पाए. सो इंडिजेंट पर्सन वही लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोर्ट फीस जो है वो पे कर पाए, या फिर एडवोकेट है, प्रैक्टिशनर जो है उनको हायर कर पाए, काउंसिल को हायर, उनके पास इतना पैसा नहीं होता. So this whole topic is related revolves around the indigent person only. जब उनके पास नहीं होता, so how they file a suit in the case in the court, ये हमको देखना. Now order 33 of CPC जो है वो अपहोल्ड करता है किस प्रिंसिपल को? इक्वल एक्सेस टू जस्टिस को. जनरली तो हमने अपने आर्टिकल में यही देखा है ना कि आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, आर्टिकल हम 39 की बात करें, जो बात क्या करता है कि राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में. एंड आर्टिकल 39 क्या कहता है? फ्री लीगल एड होना चाहिए, इक्वल जस्टिस होना चाहिए लोगों को. जो ये फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस की बात करी है, दैट इज रिलेटेड टू योर इंडिजेंट पर्सन, या वो पर्सन जो इंसॉल्वेंट है, उनके पास पैसा नहीं है. तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जिनके पास पैसा नहीं होता, हम तो जनरली बोलते हैं इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए जस्टिस का सबको, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, ऐसी इक्वालिटी नहीं होती है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वही अपने कोर्ट को केस को आगे ले पाता है, बाकी नहीं ले पाते. तो यहाँ जो है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 39 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है. सो जनरली ये एक डिसएडवांटेज होती है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं या इंडिजेंट पर्सन होते हैं, दोज हु डू नॉट हैव द सफिशिएंट फाइनेंशियल मनी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइल द केस इन द कोर्ट. तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स है वेयर यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम. जैसे आर्टिकल 39 है जहाँ फ्री लीगल एड जो है आपको दिया जाता है, ठीक है, और उसका जो ऑफकोर्स कौन कॉस्ट उठाती है, आपकी कोर्ट उठाती है, ऑल दीज थिंग्स. सो देन वी हैव द फैसिलिटेटिंग द एक्सेस टू जस्टिस. जनरली क्या होता है, ये अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि अगर आपके पास एडिक्वेट मीन्स नहीं है, still you can pay the court fee, sorry, still you can start your suit, you can file a lawsuit in the court without paying the court fees at all. Then we have the safeguarding revenue. इसमें क्या होता है, हमको पता है कि जो इंडिजेंट पर्सन होता है, ऑफ कोर्स वो थोड़ा डाउन पोजीशन पे होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कोर्ट का पैसा जो है वो फी पे कर पाए. तो उस केस में जो स्टेट होती है वो रिकवर कर सकती है, ठीक है. देन सो आई होप आपको ये दोनों समझ आया होगा. जनरली सिर्फ आपको ये याद रखना है, सूट बाय द इंडिजेंट पर्सन का मतलब होता है कि जो एक पर्सन है उसके पास पैसा नहीं है. पैसा, अब पैसा किस लिए चाहिए होता है कोर्ट में? देखो, अगर आप कोई प्लेंट फाइल कर रहे हो या सूट फाइल कर, आपको प्लेंट बनाना है, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उसमें चाहिए, उसका पैसा है. आपको एडवोकेट अपना रखना, उसका पैसा है. कोर्ट का जो फीस है वो आपको पे करनी है, और बहुत सारे मिसलेनियस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, बिकॉज यू हैव वंस यू हैव इनिशिएटेड द सूट और फाइल्ड अ प्लेंट इन द कोर्ट, तो आपकी प्रोसीडिंग फिर स्टार्ट होती है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है. तो उसके लिए आर्टिकल 39 जो है वो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो यही बात करता है कि जिनके पास पैसा नहीं है कैसे फ्री लीगल एड जो है और इक्वल जस्टिस उनको दे सकते हैं, और ये दोनों चीजें उन्हीं के रिगार्डिंग है. अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज एन इंडिजेंट पर्सन. इंडिजेंट पर्सन कौन होता है? इंडिजेंट पर्सन वो पर्सन होता है हु डज नॉट पोजेस सफिशिएंट मींस टू पे द कोर्ट फी रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग अ सूट. वही जो मैंने बताया, पैसा नहीं है कोर्ट की फीस पे करने का,
and does not own the property of 1000 excluding essential item like clothing, household utensil, ये 1000 तक की प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होनी चाहिए, उससे कम कम होनी चाहिए. Thus, indigence is determined by person's inability to afford the court fee and their lack of substantial property that can be liquidated to pay the fee. कई बार क्या होता है जनरली, अगर किसी पर्सन के पास पैसा नहीं होता है तो उसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से पैसा रिकवर करवाया जाता है. मगर इंडिजेंट पर्सन तो वो होता है जिनके पास कैश भी नहीं है कोर्ट फी पे करने का, और जिनके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है प्रॉपर्टी मतलब 1000 रुपए से कम है, बट क्या क्या इस प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूड होगा, आपका क्लोथिंग है, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और बेसिक नेसेसिटी, क्योंकि ये बेसिक एसेंशियल चीजें ऑफ लाइफ है. तो ये तो चाहिए चाहिए एक पर्सन को. अगर किसी पर्सन के पास लेट्स से फ्रिज है, लेट्स से 10,000 का या 8,000 का फ्रिज है, तो आप फ्रिज ले लोगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उनके अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है अपनी डे टू डे लाइफ को रन करने के लिए. तो ये एसेंशियल आइटम्स को एक्सक्लूड करके जो बचता है, और वो प्रॉपर्टी अगर 1000 रुपए से कम है तो वो इंडिजेंट पर्सन माना जाता है. अब एक्सक्लूजन ऑफ प्रॉपर्टी की यहाँ जब हम बात करते हैं, व्हाइल असेसिंग वेदर अ पर्सन क्वालिफाइज एज इंडिजेंट, सर्टेन प्रॉपर्टीज आर एक्सक्लूडेड. कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करी जाती है? क्लोथिंग एंड दी हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, जो मैंने आपको बताया. इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्सक्लूड करी जाती है, क्योंकि इक्वली मतलब ये इजीली लिक्विडेट नहीं होते हैं. टूल्स ऑफ ट्रेड है, ठीक है, कोई पर्सन का प्रोफेशन है जिससे उसका चल रहा है, गाड़ी है या उसकी प्रोफेशन जिसका उससे चल रहा है, तो वो आप नहीं ले सकते हो. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप वो ले लोगे वो पर्सन जो वो डिसेबल हो जाएगा. एंड देन वी हैव द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग सूट बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव. अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ सूट बाय द इंडिजेंट पर्सन, जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं. पहला, फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन. ये ऑर्डर 33 रूल 2 में कहा गया है कि जब एप्लीकेशन आप फाइल करते हो क्या करते हो. देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इंडिजेंट पर्सन का, कि वो एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल करता है विदाउट पेइंग द कोर्ट फीस. इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस. तो पहले क्या होता है कि अगर उसको अपने आप को इंडिजेंट बताना है या इंडिजेंट प्रूफ करना है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो देखी जाती है. क्या देखी जाती है? एप्लीकेंट का फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है, लैक ऑफ सफिशिएंट मींस देखे जाते हैं. कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस कोर्ट में होते हैं जहां गलत फ्रिवलेस केसेस होते हैं, जहां झूठा ही लोग कहते हैं कि दैट वी आर इंडिजेंट, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, झूठी मतलब झूठ झूठ बोलते, झूठ तरीके से. तो कोर्ट उसको इंश्योर करता है कि ऐसा झूठ ना बोला जाए बाय एनीबॉडी. तो उसके लिए क्या करते हैं कि फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से पहले ये देखा जाता है कि जो इंडिजेंट पर्सन है, नॉट आई वुड नॉट से इंडिजेंट, जो पर्सन है, एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है, उसकी बैंकिंग डिटेल्स देखी जाती है, ईच एंड एवरीथिंग, और उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी देखी जाती है कि इज दैट पर्सन एक्चुअली insufficient to pay the court fee. ये सब देखा जाता है. देन अ शेड्यूल ऑफ द एप्लीकेंट एसेट, उसके एसेट्स देखे जाते हैं, मूवेबल कितने हैं, इमूवेबल कितने हैं, और उसके बाद जो है प्लेंट जो होता है उसको कंसिडर किया जाता है. प्लेंट देखते हैं, उसको एज अ रेगुलर सूट ही कंसिडर किया जाता है. सेकेंड इज द इंक्वायरी इनटू द एप्लीकेशन. अब आपकी एप्लीकेशन की क्या होती है, इंक्वायरी होना शुरू हो जाती है. देखा जाता है कि जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन लेके आया है क्या वो सही है या वो गलत है, क्या वो झूठ तो नहीं बोल रहा. ठीक है, तो जब आपकी एक एप्लीकेशन फाइल होती है तो कोर्ट एक इंक्वायरी करना शुरू करता है. ये जो इंक्वायरी होती है ये कौन कंडक्ट करता है? बाय द कोर्ट चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस शुरू करते हैं. ऑल्दो द कोर्ट इटसेल्फ में आल्सो कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट खुद भी करती है व्हेनेवर नेसेसरी, बट जनरली कहाँ होता है? कोर्ट के चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस में होता है. अब इसमें क्या क्या होता है? एग्जामिनेशन किया जाता है किसका? एप्लीकेंट के फाइनेंशियल स्टेटस का, एप्लीकेंट की प्रॉपर्टी और एसेट्स कितने हैं, और क्या वो उसका कोई गलत मोटिव तो नहीं है, क्या वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तो नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. अगर कोर्ट को लगता है कि दिस एप्लीकेंट इज ट्रूली इंडिजेंट, तो एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाती है, वो नॉर्मल सूट की तरह चलती है आपके. देन वी हैव द नोटिस टू द अपोजिंग पार्टी. जो दूसरी पार्टी होती है, ऑफ कोर्स जो आपकी डिफेंडेंट होता है, उसको नोटिस दिया जाता है. कोर्ट जो होता है नोटिस इशू करता है ऑपोजिट पार्टी को, जो डिफेंडेंट होता है, ठीक है, कि प्रोवाइड करो कि इंडिजेंसी क्लेम के ऊपर.
ठीक है ना, इसमें ये लिखो, लिखा भी हुआ है, बिफोर एडमिटिंग द एप्लीकेशन कोर्ट इशू अ नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी, जो डिफेंडेंट है, कोर्ट डिफेंडेंट को एक नोटिस लिखता है एंड प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट द इंडिजेंसी क्लेम, कि आप मुझे बताओ कि जो पार्टी लेट्स से ए और बी है, या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, तो कोर्ट ना डिफेंडेंट को एक एप्लीकेशन नोटिस भेजता है कि आप मुझे बताओ कि जो आपकी पार्टी प्लेंटिफ है, दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज द इंडिजेंट पर्सन, आर दे रियली एन इंडिजेंट पर्सन और दे आर प्रिटेंडिंग इट टू बी। तो ये सब चीजें जो होता है डिफेंडेंट को भेजी जाती है। अगर तो नहीं है, फिर जो होता है कोर्ट एग्जामिन करती है एविडेंस, दोनों की पार्टीज, दोनों की साइड से एविडेंसेस को एग्जामिन करती है। देन वी हैव एडजुडिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। एडजुडिकेशन ऑफ एप्लीकेशन में क्या होता है, आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी हो गई, दोनों पार्टी को सुन लिया गया, कोर्ट जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि जो वो एप्लीकेंट है, ऑफ कोर्स देखो दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, दोनों पार्टी को प्रॉपरली सुना जाता है, एविडेंसेस अगर मंगवाने हो एविडेंसेस मंगवाए जाते हैं, देन आफ्टर कोर्ट डिसाइड्स दैट वेदर दिस पर्सन इज रियली एन इंडिजेंट पर्सन और नॉट। तो इफ द कोर्ट ग्रांट परमिशन, अगर कोर्ट जो है वो परमिशन ग्रांट कर देती है, तो एप्लीकेशन को हम नॉर्मल प्लेंट की तरह रहते हैं और वो प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है विदाउट पेइंग द कोर्ट फी। ऐसा ही एक केस आया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, मैं प्रोसीडिंग सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बहुत ही पुअर 80-85 ईयर्स का एक ओल्ड मैन थे, तो उन्होंने जो है उनके पास नहीं पैसा था कोर्ट फी पे करने का, या एडवोकेट अपॉइंट करने का कोई उनके पास पैसा नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ, जो जज थे वहां के, उन्होंने किसी एक लॉयर जो है, एडवोकेट जो है, उनको अपॉइंट किया और बोला कि आप जो है इनका केस लड़ोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो भी आपका खर्चा होगा वो आपको कोर्ट पे करेगी या स्टेट पे करेगी, जो भी जैसा भी क्राइटेरिया रहता है वो हम पे करेंगे, कोर्ट हाई कोर्ट थी वो पे करेगी। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो फ्री लीगल एड है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स हर चीज के लिमिटेशन और एडवांटेजेस भी होते हैं, बट जो नीडी है, जो रियली नीडी पर्सन है, उनके लिए तो एटलीस्ट फ्री लीगल एड होना चाहिए। देन वी हैव रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हर एक पर्सन इंडिजेंट पर्सन बन सकता है? आंसर इज नो। अभी जो हमने एप्लीकेशंस पढ़ी ना, जिसमें हमने बताया कि क्या क्या चीजें जो है कंसीडर करनी पड़ती है वाइल क्वालिफाइंग एज द इंडिजेंट पर्सन, तो उसी में सबसे पहले एक आता है कि आपका एप्लीकेशन कब कब रिजेक्ट हो सकता है। देखो नॉर्मल सर्कमस्टांस अगर सब कुछ सही है तो आप इजीली एप्लीकेबल हो और क्वालिफाइड हो एज एन इंडिजेंट पर्सन, बट समटाइम्स लोग ना इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। लोगों के पास बहुत पैसा होता है मगर वो अकाउंट जीरो दिखा देंगे, है ना, मतलब बहुत घपला करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, और जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट होता है हमारी सोसाइटी में। तो इसी के लिए क्या क्या और कब कब एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। पहला, द एप्लीकेशन इज नॉट प्रेजेंटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आपका एप्लीकेशन एज एन इंडिजेंट पर्सन कब कब रिजेक्ट हो सकता है? अगर एप्लीकेशन सही फॉर्मेट में नहीं है, जो फॉर्मेट आपको कहा गया उस फॉर्मेट में जब आपका एप्लीकेशन नहीं होता है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड, एप्लीकेंट इज फाउंड नॉट टू बी इंडिजेंट। आपका जो पर्सन है, जो एप्लीकेंट है, वो इंडिजेंट है ही नहीं, ठीक है ना। वही फालतू में बेचारे ने जो है, बेचारा तो नहीं मैं कहूंगी, चालाक बंदे ने जो है अपने आप को इंडिजेंट बना के कोर्ट का भी टाइम वेस्ट किया और बहुत सारी चीजें कर दी, तो वो पर्सन जो है इंडिजेंट था ही नहीं एक्चुअल में। एप्लीकेंट हैज डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्टी, जो मैं भी बात कर रही थी, कई ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने आप को इंडिजेंट दिखाने के लिए ना प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हैं, थोड़े टाइम के लिए किसी और के नाम पे जो है ट्रांसफर कर देते फ्रॉडुलेंटली। एलिगेशंस इन द प्लेन डू नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। जो आपने प्लेन में चीजें डाली है वो डिस्प्यूट नहीं बता रहा है, वो रियल फैक्ट्स नहीं बता रहा है, सूट जो है बार्ड बाय लॉ है। एप्लीकेंट हैज एंटर्ड इनटू एनी एग्रीमेंट कंसर्निंग द सब्जेक्ट मैटर विद अदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट में आ गए जिसका कोई लेना देना नहीं है केस में। If application is rejected, applicant is free to file the suit in the ordinary manner by paying. देखो इंडिजेंट पर्सन का एक अलग क्राइटेरिया है। अगर आपने इंडिजेंट पर्सन की कैपेसिटी में आपने जो है केस फाइल किया है या एप्लीकेशन फाइल करी, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो एक नॉर्मल पर्सन के बेसिस पे कर लो, कोर्ट का फीस पे करो, दैट्स फाइन। Then we have rights and liabilities of indigent person. What are the rights and what are the liabilities of the indigent person? पहले right क्या होती है? Exemption from the court. I don't think so कि आपको again समझाने की जरूरत है।
कोर्ट फीस से वो बच जाते हैं, कोर्ट फी वो नहीं देते हैं क्योंकि वो इंडिजेंट पर्सन अब क्वालिफाइड है, मींस एक पर्सन है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज द क्वालिफाइड इंडिजेंट और द वैलिड इंडिजेंट पर्सन होता है, तो उसको ऑफ कोर्स कोर्ट फी देने की कोई जरूरत नहीं है, ही और शी इज एग्जेम्प्टेड। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन बाय अ लॉयर, उनके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव असाइन किया जाएगा बाय द कोर्ट और वो उनके बेसिस पे लड़ेगा। आर्टिकल 39 में पढ़ लेना, अलग से मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगी 39A पे। देन वी हैव राइट टू अपील, वी हैव अ राइट टू अपील। इंडिजेंट पर्सन है, अगर वो उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट आता है या कुछ है, द पर्सन has a right to appeal to the higher court without paying the court fees, it's fine। देखो, अगर आप इंडिजेंट पर्सन हो, आप क्वालिफाइड हो गए हो एज द इंडिजेंट पर्सन, आप केस भी लड़ सकते हो कोर्ट में, आप अपील भी कर सकते हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हायर कोर्ट में जा रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा, नो, आपको अपना वो दिखाना एट द टाइम द इंडिजेंट पर्सन, यू कैन गो ऑन विद योर केस। एंड देन वी हैव लाइबिलिटीज ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन, पेमेंट ऑफ कोर्ट फी इफ दे सक्सीड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर वो सक्सीड कर जाते हैं तो उनको कोर्ट की जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। इफ एन इंडिजेंट पर्सन सक्सीड इन द सूट, कोर्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कोर्ट फी और फिर उनको जो होता है वो पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि मैं जी इंडिजेंट पर्सन हूँ, मैं केस जीत गया, मेरे पास 6-7 लाख रुपए आ रहे हैं, मैं जीत गया तो मैं वो सब घर ले जाऊंगा, नो। अगर आप, ठीक है, आप तब तक इंडिजेंट पर्सन थे जब तक आपके पास पैसा नहीं था, अब आप केस जीत गए हो, आपके पास पैसा आ गया है, तो आपको वो कोर्ट फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। सेकंड इज विड्रॉल ऑफ द इंडिजेंट स्टेटस। कई बार क्या होता है, कई बार ऑफ कोर्स हमको पता है कि अब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, सूट होता है, बहुत लंबा चलता है। तो इन दैट ड्यूरेशन अगर जो पर्सन है हु वाज अर्लियर द इंडिजेंट पर्सन, लेटर ऑन आते आते उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी सही हो गई, फाइनेंशियल स्टेटस सही हो गया, नाउ द पर्सन इज एबल टू पे द कोर्ट फी, तो कोर्ट क्या करेगा, उसका इंडिजेंट स्टेटस विड्रॉ कर देगा, निकाल देगा। नाउ द पर्सन विल गो इन द कोर्ट लाइक अ नॉर्मल प्रूडेंट मैन, ऑर्डिनरी, जिनके पास पैसा है और वो कोर्ट फी पे कर रहा है। लाइबिलिटी फॉर कॉस्ट इफ दे फेल, if an indigent person loses the suit, they may be liable to pay the court fee and cost just like any other litigant. तो court can order the person to pay the fee retrospectively, चाहे हारे चाहे जीते, कोर्ट को फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। Then we have the appeal, अपील्स बाय द इंडिजेंट पर्सन, वही चीज है, अपील जो होती है फिर वो हायर कोर्ट में करी जाएगी, ठीक है, ऑफ कोर्स विदाउट पेइंग द requisite कोर्ट फी। एंड द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन अपील एज एन इंडिजेंट इज सिमिलर टू प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ सूट, नॉर्मल जैसे आप करते हो। अगर कोर्ट रिजेक्ट करता है आपका एप्लीकेशन ऑफ अपील, तो इंडिजेंट पर्सन जो होता है उसको कोर्ट फी देनी पड़ती है स्पेसिफिक टाइम के अंदर और वो प्रोसीड कर सकता है। Then we have very very important case laws here. सबसे पहले ML सेठी वर्सेस RP कपूर 1972 का केस था। इसके अंदर क्या है पढ़ लेना, नहीं समझ आएगा मैं समझा दूंगी, ये ऊपर ऊपर से बस केसेस याद रख लेना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खदेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन 2001, श्रीमती लक्ष्मी वर्सेस विजया बैंक, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप किसी इंडिजेंट पर्सन को स्यू करते हो तो एक पर्सनल आपका ये राइट है, अगर इंडिजेंट पर्सन मर जाता है तो जो राइट टू स्यू है वो आप इनहेरिट नहीं कर सकते बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि उसके पास पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं होगा। अगर कोई आपका इंडिजेंट पर्सन है वाइल प्रोसीडिंग, उसकी डेथ हो जाती है, तो आप फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए नहीं अपॉइंट करोगे ना, क्योंकि उसके पास वैसे ही कुछ नहीं है पे करने को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे, ठीक है। देन वी हैव सुमति कुट्टी वर्सेस नारायणी। देन सम challenges in the implementation, देखो क्या होता है, there are certain drawbacks और challenges किसको implement करने के लिए, आपका indigent person के suits को। पहला क्या प्रॉब्लम आता है और चैलेंज है कि डिले इन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना, आगे बढ़ाना, उसका स्टेटस चेक करना, इट्स अ वेरी डिलेड, टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसीजर होता है टू बी फॉलोड। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एज एन इंडिजेंट आ रहा है तो कोर्ट हैज टू कंसिडर सो मेनी थिंग्स ना, कि पहले एप्लीकेशन बनाई जाएगी, वो एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा, इंक्वायरी होगी,
प्रॉपर चेक किया जाएगा, फिर पार्टी को, डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा, फिर क्या वो बोलना चाहता है, वो तो बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, तो बहुत ज्यादा डिले होता है। वेक्सेशियस लिटिगेशंस भी कई बार होते हैं, गलत, फ्रिवलेस, फ्रॉडुलेंट। देन अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन वी हैव द कंक्लूजन पार्ट, ये पढ़ लेना, यही इंडिजेंट पर्सन के बारे में बताया। सो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39A इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल क्राइटेरिया, जो होल आपका ये टॉपिक है 39 33, शायद यस 33 में। तो आर्टिकल 39 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें, तो जो गरीब लोग हैं जिनके साथ गलत हुआ है, तो क्या उनके पास कोई राइट नहीं है राइट, आर्टिकल 39A में जाइए, फ्री लीगल एड मिलेगा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द इंडिजेंट पर्सन, liabilities, rights, case laws, and of course, the challenges for implementation. I hope you all understood today's lecture जो आज मैंने पढ़ाया. Till then, subscribe to my channel, like my video, and share with your friends. Thank you and have a nice day.